Now question number 51. In the Government of India Act 1919, the function of the provisional government divided reserve और ट्रांसफर में था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे. तो जस्टिस आई थिंक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रखेगी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये तो दे दिया था उन्होंने. लैंड रेवेन्यू अपने पास, पुलिस अपने पास. 1, 3, 4 देखो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ये स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है. अगर आपने डायरेक्टली पढ़ा होता मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से तो हो जाता, राइट. बाकी एनसीईआरटी पढ़ा होता तो एनसीईआरटी से भी ये हो जाता. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. फिर द टर्म फनम किस चीज़ से रिलेटेड होता है. तो मैंने फिर से बोला है हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके थीम्स के बेसिस पे हो जाएंगे. तो मोस्टली यूपीएससी क्लोथिंग के बारे में नहीं पूछती, ऑर्नामेंट्स के बारे में नहीं पूछती, वेपन्स के बारे में बहुत कम पूछा. कॉइन्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है. मेजरमेंट से भी पूछा है. कुल द्वान वापा भी पूछा है उन्होंने, राइट. उसके पहले भी उन्होंने कॉइन्स के 2-3 टर्म्स पूछे हुए हैं. तो यहाँ पे कॉइन्स हो जाता है सीधे सीधे अगर आपने थोड़ा सा इसमें सोचा होता. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद गदर पार्टी में यहाँ पे अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होती तो यहाँ से सीधे सीधे आप एक इंसान का नाम लगा देते कि बरिंद्र कुमार घोष. सीधे सीधे वो गए नहीं थे वहाँ पे, पहला सीधे सीधे कैंसिल हो जाता. 2 और 3 यहाँ पे राज बिहारी बोस का डायरेक्टली वहाँ पे था, राइट. ये चीज़ आपकी डायरेक्टली यहाँ से हो जाती. 3 ओनली, ये भी स्पेक्ट्रम का डायरेक्ट क्वेश्चन था. क्रिप्स मिशन ये भी देखो डायरेक्टली कहाँ का, ये भी अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. असेंबली वुड हैव अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली. नॉमिनेटेड नहीं थे, प्रोविंशियल के इलेक्टेड होंगे. प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड होते थे. एनी प्रोविंस इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड राइट टू सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इस फ्यूचर स्टेट. तो ये सही है, ये सही था. 2 ओनली. फिर यहाँ पे देखो विच ऑफ द जैन टेक्स्ट कौन कौन से. नीति प्रकारना तो ये तो हो सकता है नीति नाम है, ऐसे नाम जैन में हो सकते हैं. परिस्था परवान और अध्वंशातका त्रिशतकना महापुराण. तो अभी इन चारों में है, आपको देखना होता. तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर थोड़ा सा आता तो आप कर लेते. बाकी एक तो आप नाम से कर सकते कि 1 वाला तो होगा. तो ऐसे ऑप्शन में आप ए और सी में आ जाते हैं, राइट. इन दोनों में से एक आपको लगाना पड़ता. बाकी अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो फिर आपको इसमें अगर ओनली पेयर वाला मान लो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इसकी जगह ओनली पेयर होती है कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या 4 पेयर. तो 4 में से हमें पता है यूपीएससी मोस्टली 2 पेयर सही देती है या फिर 3 पेयर सही देती है. तो इन्हीं तीनों में आपको आना पड़ता कि या तो इसमें भी देखो ऑप्शन कितने हैं, 3 पेयर वाले और एक 2 पेयर वाला है, राइट. तो मोस्टली या तो 2 पेयर सही होते हैं या तो 3 पेयर होते हैं. अब यहाँ पे 3 ऑप्शन 3 पेयर के, तो मोस्टली 3 पेयर ही सही होते हैं. तो यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि 3 पेयर सही होंगे यहाँ पे. लेकिन अगर वैसे ऑप्शन आता है तो उसमें 2 पेयर या 3 पेयर में आपको जाना पड़ता, जो 50-50 में रिस्क लेके एक लगा देते, राइट. बाकी यहाँ पे नीति प्रकारना, प्रकाश पांडना, इसमें तो आई थिंक ये बी वाला नहीं है. बी वाला आई थिंक वैष्णवाइट टेक्स्ट है क्या, राइट. तो इसमें 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा आपका सी में, राइट. बाकी अब गूगल करके पढ़ लेना उन सारे टॉपिक्स को ताकि आगे के टाइम के लिए आपके लिए वो चीज़ हो जाए. फिर नाथ मुनि वैष्णवाइट स्कॉलर थे, हाँ हो सकता है. दिगनंगा बुद्धिस्ट थे. आर्यदेवा जैना थे. तो आई थिंक ये इसमें ओनली 2 पेयर होगा आई थिंक, राइट. क्योंकि आई थिंक आर्यदेवा भी बुद्धिस्ट ही थे क्या, या फिर दिगनंगा भी जैन थे. इन दोनों में तो इन दोनों में एक तो सही है, राइट. दिगनंगा आई थिंक ये बुद्धिस्ट थे. बाकी आर्यदेवा भी बुद्धिस्ट थे, जैन स्कॉलर नहीं थे. तो इसमें भी आई थिंक 2 पेयर होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 पेयर होगा. मोस्टली 3 में से 2 यूपीएससी सही देती है, राइट. तो ये तो हमें पता है. तो यहाँ पे 2 पेयर होगा यहाँ पे, ठीक है. तो इन्होंने पहले में ऑप्शन में नन दे दिया यहाँ पे. बाकी ओनली 2 पेयर की पॉसिबिलिटी है, तो 2 पेयर कैन बी द ऑप्शन यहाँ पे, ओके. फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो हैपेंड हुआ द रीजन ऑफ जलाउद्दीन खिलजी. तो यार फर्स्ट मंगोल तो बहुत पहले से भी आ रहे थे. तो मे बी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ना हुआ. रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. 1 मंगोल मार्च अप टू दिल्ली एंड बीसी द सिटी. हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स आए थे एक बार. मोहम्मद बिन टेम्परेरी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू किंगडम टू द मंगोल्स. आई थिंक मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक था. और इसी का सेम क्वेश्चन 2021 में जो आया हुआ है वो भी वही चीज़ थी. वही सेम कुछ पैटर्न पे मंगोल पे क्वेश्चन बना है. PYQ का रिपीटेड टॉपिक है ये. अगर आपने पढ़ा होता तो वहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका हो जाता, राइट. तो मोहम्मद बिन तुगलक वाला ये आई थिंक कैंसिल हो जाएगा. ये अब आपका पहला वाला भी आई थिंक कैंसिल किया. तो इसमें ओनली 2 पेयर विल द करेक्ट आंसर यहाँ पे, राइट. तो ये आपका हो जाता. बाकी अगर आपने PYQ करे होते तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आपका डन था. फिर कुलाधरन, यहाँ पे कुलाधरन की बात करें. अरब मर्चेंट, कलंदर, पर्शियन क्लैपर या सैयद. देखो अब ये इस क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं है कुछ ऐसा. यूपीएससी ने ये PYQ भी नहीं है, तो टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ पे अब कैसे होगा, तो इसमें अब कोई चांस नहीं है. तो ऐसे ऑप्शन मैंने बोला है कि अगर ऐसे फैक्चुअल आए तो A और D में आप जाया करो डायरेक्टली. अरब मर्चेंट या सैयद, तो इन दोनों में से क्या लग रहा है.
ठीक है। इन दोनों में से 50-50 रिस्क का लेकर के आप एक क्वेश्चन को इसमें मार्क कर देते, इसमें मोस्टली क्या हो जाता, ऑप्शन डी सही है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता। फिर द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज ऑन द कोस्ट ग्रांटेड बाय द गजपति रूलर्स। तो डच ने की थी, क्या पता डच की जगह फ्रेंच भी हो सकते हैं, राइट, पोर्चुगीज़ भी हो सकते हैं, और पोर्चुगीज़ के चांसेस आई थिंक ज़्यादा हैं थोड़े, क्योंकि गजपति रूलर्स तो पोर्चुगीज़ को आई थिंक उन्होंने दी थी। ये स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन अगर फैक्चुअल थोड़ा आपने पढ़ा होता। अल्फोंसो दी बल्बोगिस ने गोवा कैप्चर किया था बीजापुर सल्तनत से, हाँ ये सही है, आई थिंक 1510 में किया था या 1530 में किया था, ऐसी कह रहा हूँ। 1530 में तो आई थिंक कैपिटल बना दी थी उन्होंने, 10 में किया था कैप्चर, आई थिंक दूसरी सही होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री खरीदी थी मद्रास में ऑन अपोर्ट लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर। तो रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, क्या पता विजयनगर एम्पायर था वो बाद में टूटा था, राइट, तो उससे काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे, तो क्या पता रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो 2 and 3 विल बी द मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट के कारण, ठीक है चलो मान लिया। अ फीमेल स्लेव बोर्न अ मास्टर इफ शी वाज लीगली फ्री, अगर मास्टर को एक सन दे देती है तो वो लीगली फ्री हो जाती है, चलो मान लिया। और वो जो सन है अगर फीमेल स्लेव का, वो अगर उसके मास्टर उसको फादर करता है, तो जो सन जो एंटाइटल लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन तो हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट देखो कितनी वैसी बात करी, एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में बात करी कि कोई फीमेल स्लेव है, उसने अगर एक बच्चे को जन्म दे दिया तो अपने मास्टर को एक लड़का दे दिया तो वो फ्री हो जाएगी, उसके बेनिफिट की बात हो रही है। और दूसरा, अगर उस फीमेल स्लेव के बेटे को अगर मास्टर क्या नाम है उसको अपने पास रखता है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो फिर उसके लीगल स्टेटस पा सकता है, राइट, कि वो उसका बेटा है। तो ये भी थोड़ा बच्चे के फेवर में बात कर रहा है, राइट। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें कि थोड़ी ठीक बात करो। कह रहा है जुडिशियल पनिशमेंट के कारण आप किसी को स्लेव बना सकते हो। स्लेव तो मोस्टली ऐसे होते थे जो वॉर में कैप्चर होकर के आते थे, राइट। किसी को जुडिशियल पनिशमेंट के कारण आप उसको स्लेव बोल दो कि ठीक है आज से आप स्लेव बनोगे, तो ये थिंग आई थिंक थोड़ा वो है कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ यूपीएससी यहाँ पे कुछ कर सकती है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट मुझे लग रहा है कि मे बी, और अर्थशास्त्र की बात कर, अर्थशास्त्र यार थोड़ा ऐसी थी कि अच्छी चीज़ों के लिए बात की है, मोस्टली उसने रूल्स वगैरह जो बनाए हैं, ठीक है। तो आई थिंक पहला तो नहीं होना चाहिए, बाकी 2 and 3 विल बी द मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे 60 का बी ही होगा, आई थिंक, हाँ बी है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बी का, राइट, 60 का। तो ये दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दोनों देखो बेनिफिट्स की बात कर रही हैं, राइट। यहाँ पे उसके फ्री हो जाएगी वो स्लेव, फीमेल स्लेव, यहाँ पे वो जो सन है वो भी अच्छा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है कि स्लेव को जुडिशियल पनिशमेंट से बनाया जा सकता है। तो जुडिशियल पनिशमेंट से यार आप स्लेव कैसे बनाओगे? स्लेव तो मोस्टली वॉर कैप्चर जो हो जाते थे उनको होता था, या फिर बाई बर्थ जो होते थे, राइट, वो होते थे स्लेव। लेकिन जुडिशियल पनिशमेंट से स्लेव बनाया गया है तो ये तो आई थिंक नहीं होता। फिर 61 टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएसएबिलिटी कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। हो सकता है अगर यूएस अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा तो डॉलर देश हर जगह से जाएगा वापस, राइट। तो ये सही है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इन द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग कमर्शियल ड्राइंग, हाँ ये भी हो सकता है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी। मान लो 80 रुपये थे पहले डॉलर का जब हमने लोन लिया था, अब वो क्या हो गए हैं, अब वो करेंसी रिस्क, अब मान लो करेंसी गिर के कितनी हो गई है 85, ठीक है। तो अब क्या हमें 5 रुपये का ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा। हमने 80 में लोन लिया था लेकिन अब हमें 85 $1 लोन लिया था हमने, ठीक है। अब हमने 85 रुपये में देने पड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम डी वैल्यू कर दें करेंसी को, अगर 80 थी अगर हम इसको मान लो 83 कर दें, राइट, अपनी करेंसी हमने डी वैल्यू कर दी, तो उससे क्या होगा कि वो डिक्रीज़ करेगा रिस्क, करेंसी रिस्क। तो यहाँ पे 83 हो गया, पहले 85, अब 5 का था, अब 2 का ही रिस्क हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हाँ डिक्रीज हो सकता है, राइट। तो 1 2 3 ऑल विल द आंसर यहाँ पे 61। बाकी इस क्वेश्चन को आई थिंक यूपीएससी ने वो कर दिया है, ये जो क्वेश्चन है 61 वाली यूपीएससी ने हटा दिया था, क्योंकि इसमें ये जो थर्ड वाला फैक्टर है ना, कुछ लोग का कहना है ये सही है, कुछ लोग का कहना है गलत भी सेंस में है। डीवैल्यूएशन के क्या पता वो ना करे, राइट। तो इस सेंस में यूपीएससी ने इसको तो ड्रॉप कर दिया था। तो लेकिन इसके बारे में आप पढ़ लेना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। जनरली लिखा है तो आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, चारों हो सकते हैं ना। जनरली नोन एज तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो आंध्र प्रदेश में भी टी होती है, केरला में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, त्रिपुरा में भी होती है। तो ऑल 4 स्टेट्स कैन बी जनरली नोन एज टी। अगर लिखा होता आर नोन एज, जनरली नहीं लिखा होता तो फिर आंसर बदल जाता। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई वर्ड आ गया है, देखो ऐसी कोई चीज़ गलत हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। कौन करता है? सेबी करती है। ये पहले का भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है अगर आपने किया होता। फिर इकरा इज़ अ पब्लिक रेटिंग एजेंसी, पब्लिक इकरा इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है। ब्रिक रेटिंग इंडियन क्रेडिट एजेंसी हो सकता है।
तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बाकी 3 में से मैंने बताया कि 2 पेयर सही होते हैं मोस्टली केसेस में, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो भी 2 पेयर लगा के आना। आप देखो कितने क्वेश्चंस में 2 पेयर सही हैं। फिर विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो की बात हो रही। ये देखो ये भी PYQ है UPSC का 2021 या 20 में आया हुआ है, राइट। गवर्नर ऑफ RBI चेयरमैन होता है, देखो फिर से RBI का नाम आ गया, तो ये गवर्नर ऐसे चेयरमैन नहीं होता इन सबका। बैंक बोर्ड रिव्यू सिलेक्शन ऑफ द हेड, यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम PYQ में, यहाँ स्टेटमेंट बना के दे दिया गया है, सही है। ये हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डेवलपिंग स्ट्रेटेजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान, तो हाँ हो सकता है प्लान्स के बारे में उसमें हेल्प करते थोड़ी। 2 and 3। फिर कन्वर्टिव, अब इसका नाम चेंज हो गया है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, अब नया एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया FISC करके, आई थिंक है क्या, या फिर कुछ और नाम है, एक बार आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड या फिर ऐसे कुछ नाम है, आप उसको एक बार चेक कर लेना, उसके बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात कर दे रही है, ऑप्शन 2 चेंज द बॉन्ड कन्वर्टेबल पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही बात है, क्योंकि चेंज कर सकते हो आप बाद में, तो उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ऑप्शन 2 कन्वर्ट इक्विटी एफोर्ड बॉन्ड डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, सही बात है। अगर मान लो आपने 100 रुपये का लिया था, आपको बाद में 110 मिलने थे, लेकिन अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन इतनी हो जा रही है कि 110 आपका वो हो जाएगा, लेकिन आपके पास चांस है कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। इक्विटी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास ये इंडेक्स थोड़ा मिल जाएगा कि ये 10 हो रहे हैं, लेकिन आप इक्विटी में हो गए तो आपकी वो हो जाएगी, राइट, ओनरशिप हो जाएगी, तो बोथ कैन बी करेक्ट हेयर। फिर 66 AIIB का देखो PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, कि 80 मेंबर हैं, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन था, 80 मोर देन नन ऑफ द मेंबर आर फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम एशिया, ऐसा करके क्वेश्चन था, 2021 का था क्या, आई थिंक या 20 का था, राइट। तो AIB का मेंबर है, MTCR हाँ मेंबर है, इसीलिए उसने फिर MTCR का है, इसीलिए तो उसने क्या नाम है फिर 5000 के ऊपर की मिसाइल बनाने की वो उन्हें परमिशन मिली है, तो MTCR का पार्ट है। शंघाई कॉर्पोरेशन इसका भी पार्ट है, तो आपको पता ही होगा 1 2 3 तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। वियतनाम देखो 5 आ गए, 5 में से फिर से 3 का रूल लगेगा, 5 में से 3 क्या है यहाँ पे 134, सीधे 134 मार्क कर देते हैं यहाँ पे मैं। बाकी एक बार बाकी 3 ऑप्शन भी 2 पेयर वाले, तो उनको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी मोस्टली 5 में से 3 का रूल होता है। वियतनाम हैज़ बीन द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स, हो सकता है। मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, वियतनाम क्या है, कम्युनिस्ट वाली है, वहाँ पे वॉर हुई थी ना US और कम्युनिज्म वाली, तो US वहाँ से विड्रॉ करके आया था, क्योंकि कम्युनिज्म वहाँ जीत गया था, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ अभी भी। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक टू द इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल सप्लाई चेन फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, हो सकता है पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लो लेबर एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर, हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ई सर्विस सेक्टर तो यार इंडिया का है ना, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही, ग्लोबल सप्लाई चेन, और ये देखो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, तो ई सर्विस सेक्टर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 134, देखो सीधे आंसर आ गया आपका। फिर 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोल इन्फ्लेशन करने कौन है, RBI होता है, सीधी RBI आ जाएगा नाम, RBI की MPC के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। नॉन फंजिबल टोकन्स की बात कर रहा है, दे इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, हाँ करते हैं वो। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक, दे एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, सही बात है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर दे कैन बी यूज एज अ मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ये गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने NFT को यूज़ किया या फिर उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया था, उनको पता होता कि NFT को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होता, आपको इथीरियम चाहिए होते थे, राइट। तो अगर आपके पास इथीरियम है तो आप NFT को खरीद सकते थे। तो मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, इथीरियम होता है, वो तो एक प्रोडक्ट है ना, कमोडिटी है NFT, राइट, कोई करेंसी नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 and 2 विल बी द आंसर ओनली है। फिर घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंद्र सागर आंध्र प्रदेश, मैथन छत्तीसगढ़, तो इसमें आपको चूज़ करना था। इसमें भी देखो नॉट करेक्टली मैच लिखा है, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है, तो इसमें से क्या, आई थिंक गांधी सागर ये UPSC का PYQ है, अगर आपने ये पढ़ा होता तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एक का पता लग जाता कि ये तो सही ही मैच है, तो बाकी के 3 में आपको फिर रिस्क लेना पड़ता। एक तो आपका सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल 4 पेयर तो होंगे नहीं, राइट, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, अब इसमें आ गए आप। अब इसमें आपको चूज़ करना पड़ता कि 2 पेयर गलत दे सकती है UPSC या 3 पेयर गलत दे सकती है, राइट। तो एक सही है, तो बाकी के मतलब चांसेस हैं कि 2 गलत हो सकते हैं या 3 गलत हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे अब आपको चूज़ करना पड़ता, तो यहाँ पे 50-50 में आप आ जाते। बाकी इसमें क्या होगा आंसर में, इसका आंसर होगा ओनली 3 पेयर 3, यहाँ पे बाकी के तीनों गलत हैं, ठीक है। इंदिरा सागर भी आई थिंक मध्य प्रदेश में ही है क्या ऐसा, बाकी एक गूगल करके इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, रिजर्वायर्स को। फिर विच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स,
इन फैक्ट्रीज़, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिक ये क्यों करेगा, DPIT ये भी नहीं करेगा। लेबर ब्यूरो, हाँ लेबर ब्यूरो ही करेगा। लेबर ब्यूरो से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, PYQ वही है। फिर NTMSC ये भी नहीं होगा, तो राइट, तो मोस्टली सीधा लेबर ब्यूरो का ही काम होगा। फैक्ट्री वगैरह की बात कर रहा है, ले ऑफ की, तो लेबर ब्यूरो काम करता है ये सब। रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्यों आया, क्योंकि लास्ट टाइम रिसेंट में क्या चल रहा था, कोल की शॉर्टेज हो रही थी, राइट। इसकी वजह से ये हो रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट, कि कोल नहीं है इंडिया के पास, तो उसी वजह से कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन आया। CCO इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हो सकता है। इट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ कोल कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, हो सकता है। हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज, तो हाँ हो सकता है। इट इंश्योर दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब कोल माइनिंग की कंपनीज़ हैं, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कोल की माइनिंग को देखना, कोल्ड के अगर कोल्ड बेयरिंग एरियाज़ में कुछ ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं वो देखना ही, कोल्ड स्टैटिक। अब उनका ये काम थोड़ी ना कि ट्रांसपोर्टेशन में कि वो एंड टाइम में पहुँचे। अब मान लो कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई दिक्कत हो गई, रास्ते में ट्रक ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगी, वो तो कोल माइनिंग कंपनी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो उसके लिए ये इंश्योर क्यों करेगा, राइट, ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका थोड़ी ना है, राइट। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट, 1 2 3 विल बी द यहाँ करेक्ट, ओके। फिर इफ एरिया एनी पर्टिकुलर इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th शेड्यूल का फिर से क्वेश्चन आ गया, PYQ। फिर बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, हाँ करेक्ट हो सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स नहीं होगा। दिस कन्वर्ट यूनियन टेरिटरी, ऐसा भी नहीं है। स्टेट हैविंग सच, नहीं ये भी नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन था किससे, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, अगर आपने पढ़ी है, ठीक। फिर इंडियन सैनिटेशन कोलिशन इज़ अ प्रमोट सस्टेनेबल कोलिशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दो बॉडी आ गई, काट दो। फिर नेशनल एपेक्स अर्बन अफेयर, एपेक्स बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इनोवेटिव सोल्यूशन एड्रेस टू चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, फिर से बॉडी आ गई, मिनिस्ट्री आ गई, काट दो, नाइदर 1 नाइदर 2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्वेश्चन देखो पहले भी आया हुआ था, पहले ये पूछा था इन्होंने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनी है, राइट। ये आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है था, और इसमें देखो इन्होंने सीधे ये डाल दिया कि ये 2020 का क्वेश्चन था क्या, आई थिंक इन दोनों में से एक में था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। यहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को पहले स्टेटमेंट दी थी, यहाँ पे उसी का क्वेश्चन बना दिया। तो कहीं पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनती, कहीं क्वेश्चन से स्टेटमेंट बन जाती। जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन था, उसमें इन्होंने क्या किया कि पहले क्वेश्चन था उससे अब स्टेटमेंट बना दी। इन्होंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट पूछी थी, यहाँ पे उससे क्वेश्चन बना दिया, राइट। तो यही चीज़ चलती रहती है UPSC की, इसको इसीलिए कहता हूँ PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी PYQ क्वेश्चन है। फिर यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, चलो ठीक है, इट सेटअप बाय द UN के सिक्योरिटी काउंसिल, वर्क अंडर द सुपरविजन। तो क्या पता UN सिक्योरिटी काउंसिल ना हो, जनरल असेंबली हो, राइट, तो रॉन्ग हो सकता है। ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सितंबर एवरी ईयर, क्या पता हर साल नहीं मिलते हो, मान लेते हैं। एसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल UN मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट जनरल असेंबली फॉर द अप्रूवल। देखो यहाँ जनरल असेंबली को अगर वो दे रही है पूरी रिपोर्ट, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्यों बनाया जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये कह रहा है ऑल किसी UN मेंबर की रिपोर्ट को चेक करता है, तो ऑल मेंबर की अगर रिपोर्ट को वो चेक करता है तो जरूरी थोड़ा ना कि हर साल ही बनाया जाए, क्या पता 2 साल में बनाए, क्योंकि हर साल नए नए मेंबर तो आते नहीं है, ऐसा मेंबर तो वही है, उनके क्रेडेंशियल्स को बस आपको चेक करते रहना होता है। तो हर साल ज़रूरी नहीं है ना कि और 1 साल में 3 बार, तो ये भी उतना ज़रूरी काम नहीं है। तो आई थिंक 3rd विल बी द ओनली करेक्ट, ओनली ये विल बी द करेक्ट यहाँ पे। फिर पोलर कोड की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी शिपिंग इन द पोलर वाटर्स, तो हाँ पोलर कोड है, पोलर वाटर्स की बात कर रहा है, सही हो सकता है। एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग, सिर्फ नॉर्थ पोल की यहाँ पोलर कोड की बात कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होगा उसमें। इस सिस्टम नॉर्म्स फॉलोड बाय द कंट्रीज साइंटिस्ट अंडरटेकिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, फॉलोड बाय द कंट्रीज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज, ठीक है। ये ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, आर्टिक काउंसिल, आर्टिक है, अंटार्कटिक भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो बात कर रहा है फॉलोड बाय द साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च इन नॉर्थ पोल साउथ पोल, इट इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स इन द पोलर वाटर। तो पोलर वाटर पोलर कोड से ज़्यादा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए विल द मोर करेक्ट एज कंपेरिजन टू सी, ठीक है। बाकी ए और डी में भी है, तो मैंने बताया कि ए और सी में तो ए आ गया अपना आंसर, पहले ज़्यादा करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द UN जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेटस, हाँ तो कोई नॉन मेंबर है इसीलिए तो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाएगा, मेंबर होगा तो फिर ऑब्जर्वर स्टेटस क्यों दिया जाएगा, राइट। तो नॉन मेंबर को दिया जा सकता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जा सकता है, तो हाँ वो भी ले सकती हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी बहुत लोगों को दिया गया है UN ने।
फिर परमानेंट ऑब्जर्वर जो होंगे वो यूएन में अपना एक मेंटेन कर सकते हैं मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर। तो परमानेंट ऑब्जर्वर हैं तो वो अपना एक मिशन तो मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो परमानेंट ही हो गए हैं ना वो। तो इसका मतलब उनके पास है कि उनको डेली ही काम होता होगा कुछ, राइट, हर एक मीटिंग में वो जाते होंगे, परमानेंट है। तो इसके लिए वहाँ पे अपना एक उन्होंने रख ही दिया है कि भाई अब से आपको यहीं रहना है, क्योंकि आपका काम ही वहीं पे है। तो राइट, तो ऑल थ्री कैन बी द करेक्ट यहाँ पे। टी बोर्ड की बात हो रही है, टी बोर्ड इज स्टैचुरी बोर्ड, हाँ हो सकता है। फिर रेगुलेटरी बॉडी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम आ गया, गलत काट दो। टी बोर्ड हेड ऑफिस जो है बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु में हो सकता है, नहीं हो सकता। टी बोर्ड एज ओवरसीज ऑफिस दुबई और मॉस्को। देखो यहाँ पे मैंने बताया अगर दो स्टेटमेंट हो, दो में एक में एक फैक्ट हो, एक में दो फैक्ट हो, तो मोस्टली जो दो फैक्ट वाली है ना वो ज़्यादा सही होती है। ये मैंने बहुत इतनी सारे PYQ सॉल्व कर दिए आपके साथ 11 से लेके, जैसे कि मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे बताया है कि दो फैक्ट वाले जनरली मोस्टली ज़्यादा सही होता है एज़ कंपेरिजन टू वन फैक्ट। तो वन फैक्ट काटेंगे, टू फैक्ट यहाँ सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 and 4 ओनली, ठीक है। बाकी इसका बेंगलुरु में नहीं है, इसका दार्जिलिंग में, आई थिंक वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि बेंगलोर वगैरह में क्या कॉफ़ी होती है, तो कॉफ़ी का हो सकता है वहाँ पे। फिर ग्रीन वॉशिंग की बात हो रही है, ग्रीन वॉशिंग करवाएंगे फॉल्स इंप्रेशन दैट ग्रीन वॉश है तो मतलब वाइट वॉश से रिलेट कर लो। वाइट वॉश क्या होता है कि वाइट वॉश करता है, मतलब हम बोलते हैं ना कि वाइट वॉश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद लेप लगा रहे हैं। तो फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड, तो हो सकता है ये सही स्टेटमेंट हो। नॉन इंकल्जन ऑफ इकोलॉजिकली इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री, ये भी नहीं होगा। ये तो यार क्या ये बात कर रहा है। इग्नोरिंग डिजास्टर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, मैंडेटरी प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट, ये भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात। ग्रीन वॉशिंग है तो यही है कि फॉल्स इंप्रेशन की बात कर रहा है मोस्टली, राइट, क्योंकि वाइट वॉश क्या होता है वो भी फॉल्स इंप्रेशन की बात करता है, और यहाँ पे लिखा है इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स, राइट, तो यही हो सकता है ए। फिर 81 हाई क्लाउड जो होते हैं प्राइमरी लिफ्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को और कूल करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। लो क्लाउड होते हैं वो हाई एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन इमेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। तो इसमें देखो यहाँ हाई क्लाउड की बात कर रहा है, यहाँ लो क्लाउड की बात कर रहा है। चांसेस हैं स्वैपिंग कर दी गई हो, और आई थिंक स्वैपिंग की ही गई है, क्योंकि जो हाई क्लाउड होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को जो अर्थ से निकलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करते हैं, और जो लो क्लाउड होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि लो क्लाउड होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं बहुत ज़्यादा नेचर में, राइट, तो ऊपर से रेडिएशन आती है उनको यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट, नीचे के साइड से। तो हाई क्लाउड विल द मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे, तो नीदर 1 नीदर 2 होगा यहाँ पे स्वैप कर रखी। अब देखो बीडी बाड़ी इज़ अ लार्ज फिजिकल इन केनिया, ठीक है, एक फैक्ट है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान लिव इन बीडी बाड़ी, तो सम पीपल लिखा है तो हो सकता है एक इंसान भी चला गया, ऑप्शन सही है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल फॉर इन सोमालिया लिव इन ददाफ रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया, अब यहाँ पे कह रहा है केनिया में ददाफ रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कह रहा है बीडी बाड़ी है केनिया में, तो तीसरी वाली स्टेटमेंट तो सही हो सकती है, क्योंकि सम पीपल लिखा है तो एक इंसान भी अगर भाग के चला गया वहाँ से और ददाब में रह रहा है तो हो सकता है करेक्ट, और पहला वाला कह रहा है बीडी बाड़ी है फैक्चुअल भी है तो गलत हो सकता है, राइट, तो 2 and 3 विल बी द मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज़्बेकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट्स में कौन कहते हैं? टर्की किसका साथ देता है? मोस्टली अजरबैजान का, तो अजरबैजान अर्मेनिया ये दोनों आपस में दुश्मन है, एक साथ नहीं आ सकते, राइट। अर्मेनिया को टर्की साथ देता नहीं है तो अर्मेनिया आएगा नहीं, अजरबैजान हो सकता है, राइट। तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ही आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 5 में से देखो यहाँ पे अब 5 में से 3 का रूल नहीं लग रहा है, 5 में से यहाँ क्या लगेगा? 2 का लगेगा, 5 में से 3 या 2 ही सही होते हैं मोस्टली, तो ये देख लो। अब यहाँ पे 1 2 अपने को पता है पहला दूसरा एक साथ नहीं आएगा, ये काट दो। अर्मेनिया आएगा नहीं, ये भी काट दो। 2 5 2 3 4 2 और 5 और 3 4 5 तो 2 तो होगा ही, तो 2 और 5 सीधे सीधे इसमें आंसर आ गया। बाकी अगर वैसा क्वेश्चन आता पेयर्स में तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है 2 पेयर सही हैं या फिर 3 पेयर, उन दोनों में से आपको एक को चूज़ करना पड़ता, वो आप कर लेते 50-50 के रिस्क पे जो आपको सही लगता, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, आई थिंक गुजरात में नहीं है। केरला हैज़ द फुल्ली सोलर पावर्ड इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सही है, कोचीन वाला है। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वोल्टाइक लेक, तो गोवा में नहीं है, आई थिंक ये मेघालय मणिपुर में है क्या फ्लोटिंग सोलर वोल्टाइक प्रोजेक्ट, आई थिंक, या फिर कहीं और होगा। गोवा में तो आई थिंक नहीं है, तो इसमें क्या होगा? 2 ओनली होगा इसमें आंसर। ये तो कोचीन एयरपोर्ट है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, राइट। वैसे ये तो सोलर, देखो सोलर यूपीएससी की थीम है, यूपीएससी सोलर से क्वेश्चन पूछती है हर साल, नेट मीटरिंग पूछ चुकी है,
सूर्य मित्र के बारे में पूछ चुकी है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में पूछ चुकी है, सोलर पार्क पूछ लिया, राइट। सोलर पावर, सोलर इज़ द इम्पॉर्टेंट थीम। सोलर से जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को पढ़ के जाना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के जाओगे खुद का नुकसान करोगे और किसी का नहीं। 85 में आ जाओ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज सीज, ठीक है। कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू स्टैब्लिश ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी अप टू द नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। हाँ ठीक है, 12 टेरिटोरियल सी होती है, 12 नॉटिकल माइल्स की, सही बात है। शिप ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक इंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज, हाँ इनोसेंट पैसेज तो हो सकता है टेरिटोरियल सी जब कोई आ रही है, अब उसको वहाँ से गुजरना है तो इनोसेंट पैसेज तो उसको मिल सकता है ना, मिलिट्री के लिए ना हो या फिर कोई ऐसी गंदी हरकत के लिए ना हो, लेकिन इनोसेंट पैसेज से उसको उस रास्ते से जाना है तो हाँ जा सकता है वो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल फ्रॉम द बेस लाइन ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरी, तो हाँ ये भी है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स का ही होता है, तो 1 2 3 यहाँ पर तीनों हो जाएगा इसमें। फिर 86 सेनकाकू आइलैंड्स की बात कर रहा है। सेनकाकू आइलैंड्स किसके बीच में? जनरली बिलीव द आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय द अराउंड द कंट्री साउथ चाइना सी। तो ये तो नहीं, ये तो उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, अगर आपने करंट पढ़े होते 2022 के सीधा सीधा कर लेते। सेनकाकू चाइना और जापान से ही पड़ा हुआ है, इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट में ईस्ट चाइना सी में, ये सही होगा स्टेटमेंट आपका, राइट। और नाम से भी आपको पक रहा है सेनकाकू नाम लिखा हुआ है ऐसा, तो सेनकाकू मोस्टली जापान तो होगा ही क्योंकि जापानीज नेम ही है सेनकाकू, राइट। फिर अ परमानेंट मिलिट्री इन द हेल्थ ताइवान इन डिफेंस और थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नो मैन लैंड साउथ एशियन कंट्रीज क्लेम देम, ये भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा। जापान से इनकाकू नाम से ही लग रहा तो यहाँ जापान आया हुआ है, तो जापान से आप डायरेक्टली कर लेते कि जापान का आइलैंड है, नाम रखा है उसने सेनकाकू, बाकी चाइना उस पर डिस्प्यूट अपना क्लेम कर रहा है। फिर हाउ मेनी आर करेक्टली मैच, इसमें करेक्टली कौन कौन से हैं? चड, गिनिया, लेबनान के बारे में यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, छठ के बारे में भी पूछ रखा है, ट्यूनीशिया के बारे में पूछ रखा है, अरब स्प्रिंग वाला जब हुआ था, राइट। और गिनिया इसके बारे में भी पूछ लिया है उन्होंने, पहले भी एक ऑप्शन आए हुए थे, ये मैंने दिखाए हुए हैं आपको, 2013 में आया था क्या। तो अफ्रीका देखो मोस्टली न्यूज़ में होता है, अफ्रीका से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ वहाँ पे जो भी न्यूज़ में है उसको पढ़ के जाना, उसको करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसमें भी आपको ओनली 2 पेयर 3 पेयर में 50-50% के रिस्क पे चूज़ करना होता है अगर आपको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। फिर आ जाओ रीजन, फॉलोइंग रीजन में ऑफ्टन मेंशन इन द न्यूज़ कंट्री। एनाटोलिया टर्की में, यूपीएससी का PYQ है। फिर कैटलोनिया कहाँ है? स्पेन में है, कैटलोनिया स्पेन में, स्पेन इस यहाँ पे दे रखा है, ये भी PYQ है। अब कैटलोनिया स्पेन में ऊपर दिया हुआ है तो मतलब ये कैबो डे लागो ये नीचे दिया होगा, राइट, ऊपर नीचे किया होगा, ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो जाएंगे आपके, ये ऊपर है तो ये वाला भी नीचे होगा। हमारा इथोपिया में, हाँ हमारा इथोपिया में, सही बात है, तो 2 पेयर यहाँ पे आपके डायरेक्टली ऐसे सही हो जाते अगर आपने PYQ करके गए होते आप, ठीक है। फिर वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो जरूरी नहीं है ना सोल प्रॉपर्टी हो गवर्नमेंट की, यार प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है वाइल्ड एनिमल, वो तो उसको रेगुलेट कर रहे हैं ना इंसान, वो भी तो एक उसके भी तो कुछ राइट्स हैं, वो भी तो क्या नाम है भाई, कुछ उसके अंदर आत्मा है, राइट। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है एनिमल। फिर वाइल्ड एनिमल डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन बट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड और आउटसाइड, सही बात है। एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्टिव और किलिंग, यार वो भी लिखा है बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, एप्रीहेंशन ऑफ, तो यार सफिशिएंट ग्राउंड, तो यार जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो डेंजर है इसकी वजह से आप उसको मार दो, ऐसे तो सारे ही मार दो भाई, हर एक जानवर से खतरा ही है लगभग मोस्टली, राइट। तो आप ऐसे सुना कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे मारते फिर कुछ और भी चीज़ तो चाहिए होगी, तो ओनली टू विल बी द करेक्ट हेयर। सर्टेन स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म विल नॉट कल्टिवेटर ऑफ फंगाई को कल्टिवेट करता है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर कल्टिवेट करता है। कॉकरोच तो बड़ा होता है। क्रैप एंटी है, इसमें एक ऐसा इंसान जो ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे ऊपर नीचे कर सकती है, जाके उसमें खुदेर वगैरह सकती है, राइट। तो एंट विल द मोर करेक्ट आंसर है यहाँ पे, सीधा लॉजिक से भी जाओगे तो भी एंट ही आएगा आपका। बाकी A और D में भी है, तो मैंने बताया A और D में जो अच्छा लगे वो मार्क कर देना। फिर देखो अशोका की साइट के बारे में आपको बताना है, इसमें कौन कौन सी सही है। साइट ऑफ द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो धौली उड़ीसा में है, एरागुड़ी आंध्रा में, एरागुड़ी नाम से ही लग रहा है आंध्रा में हो सकता है, जोगड़ा मध्य प्रदेश में है कि नहीं है, कलसी कर्नाटका में। तो इन चीज़ों में आप एरागुड़ी या तमिलनाडु भी हो सकता है, राइट, नाम से ऐसा लग रहा है।
तो धौली उड़ीसा में, या अब देखो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं पता, ओनली 2 और 3 पेयर में आ जाओ, 50-50 के रिस्क पे एक मार देते। अगर सब में आप ओनली 2 पेयर भी मार करके आते, 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में से लगभग 5 ऐसे हैं जो सही हैं, राइट, मोस्टली इन द केस। तो आपके यहाँ से करते तो भी आपका सही होता है, आप प्लस में ही होते सब में, ठीक है। तो मोस्टली पेयर में 4 क्वेश्चन है, 4 में भी आपका 3 सही होते या 2 सही होते हैं मोस्टली ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, एक आप चूज़ कर लेते जो आपको लगे 50-50 के रिस्क पे, ठीक है। बाकी इसका आंसर आई थिंक ओनली 2 पेयर है। फिर नानुका, चंडेला, जयशक्ति परमार, नागबोध, प्रागरा, भोज, राष्ट्रकूट, हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच देखो अभी ये यूपीएससी का PYQ हुआ है, ये इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें आई थिंक सबका ऊपर नीचे इन्होंने कर रखा है। ये ऊपर थे नागभट्ट, आई थिंक नीचे है क्या, भोज, गुरुतत्पति आर के थे आई थिंक, राइट। तो ये ऊपर जाएंगे तो मतलब ये भी कहीं किसी का मिस मैच हुआ है, राइट। तो ये चारों ही मिस मैच हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, और करेक्टली मैच, इसमें आई थिंक सारे ही मैच होंगे क्या फिर ऐसे। इसमें भोज का तो ये होगा गुजर प्रतिहार आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये तो आई थिंक ये तो गलत हो जाएगा एक अपना, तो ऑल फेयर तो यहाँ पे होंगे नहीं, राइट। तो उसके बाद बाकी इसमें 4 हैं, तो 4 में से वही 3 और 2 पेयर का इसमें आपका लग जाएगा कि 3 पेयर सही हो सकते हैं या 2 पेयर, एक तो चारों तो होंगे नहीं, और 1 पेयर की पॉसिबिलिटी भी लीस्ट है। तो यहाँ 50-50 के रिस्क पे आप आ जाओगे, 50-50 में से अब आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, तो बी और सी में से, तो बी और सी में एक जो आपको सही लगे। बाकी इसका आंसर आई थिंक 2 पेयर है, करेक्ट, ठीक है। संगम लिटरेचर की बात कर रहा है, संगम पोयम का डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मटेरियल कल्चर पूरे ही डिवॉइड हो एनी मटेरियल कल्चर, क्या पता एक दो रेफरेंस हो। फिर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू देम, हाँ हो सकता है वर्ण नोन हो। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉर एथिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नो रेफरेंस, क्या पता एक दो रेफरेंस हो। संगम लिटरेचर रेफर टू द मैजिकल फोर्स एज इरेशनल, जरूरी थोड़ी ना इरेशनल हो यार, संगम लिटरेचर और नीचे मानी भी जाती थी। अथर्ववेदा है हमारा मैजिकल स्पेल्स के बारे में, उसको वो अच्छा मानते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उसको इरेशनल मानते हो। तो तीनों निगेटिव सेंस में है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी नहीं, बस एक ही स्टेटमेंट है बी वाली जो पॉजिटिव सेंस में बात करें, तो बी विल बी द करेक्ट। योग वशिष्ठ ट्रांसलेट की गई थी पर्शियन में बाय निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आपका ये हो जाता है निज़ामुद्दीन पानीपति। इसी का सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है CDS 2024 में, अगर आपने किया होता तो आपको ये पता होता, दिया होगा, ठीक है। तो इसमें देख लो, अकबर हो सकता है, हुमायूं का रूल बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, उसमें ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। शाहजहाँ हो सकता है, औरंगजेब ने ऐसा कुछ काम करवाया है नहीं, राइट, औरंगजेब तो एक्सट्रीम था, तो ये दोनों कट जाएंगे, अकबर और शाहजहाँ बचेगा। तो मोस्टली चांसेस है कि अकबर के रिज़ाइन में हो सकें, तो अकबर विल द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। फिर वर्ल्ड टॉलेस्ट रामानुजा की बात कर रहा है कि करेक्ट टीचिंग्स ऑफ द रामानुजा, बेस्ट सल्वेशन वॉज डिवोशन, वेदास एटर्नल सफिशिएंट अथॉरिटेटिव लॉजिकल एग्रीमेंट्स, फिर सल्वेशन वॉज ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। अब दो चीज़ों की ए और डी ऑप्शन पूरा सिमिलर है, यहाँ सल्वेशन डिवोशन से बता रहा है, यहाँ सल्वेशन मेडिटेशन से बता रहा है। तो रामानुजा ने क्या बताया था, सल्वेशन किससे मिलेगा, डिवोशन से मिलेगा, भक्ति मार्ग, राइट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली। फिर प्राइम मिनिस्टर सोमनाथ टेम्पल इनॉग्रेट किया है, सोमनाथ टेम्पल के बारे में ज्योतिर्लिंग है, हाँ सही बात है। डिस्क्रिप्शन अलबरूनी ने दिया है, तो मे भी दिया हो। फिर प्राण प्रतिष्ठा ऑफ स्वामी प्रेजेंट डे डन बाय द प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये मे भी हो सकता है। बाकी यहाँ फैक्ट है ये पूरा, क्या पता इन्होंने नहीं किया हो, किसी और ने किया हो, राइट। तो मे बी इट कैन बी राइट। तो ये बाकी तीसरा तो फैक्चुअल ज़्यादा ही लग रहा है, तो ये तीसरा तो गलत होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 और 2 मोस्ट प्रॉब्ली करेक्ट होगा, और यही होगा भी आई थिंक करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल्स की बात कर रहा है, ज्योतिर्लिंग तो है, ये हो जाएगा। इन दोनों में से एक सही होगा, 2 या 3। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अलबरूनी, तो एक डिस्क्रिप्शन तो यार दे ही सकता है ना, क्या पता वो रास्ते में आ रहा हो, उसको दिख गया हो कोई मंदिर, और वो रास्ते है, सोमनाथ है भी कहाँ, गुजरात में, और ये आते भी उसी साइड से थे, राइट। तो अलबरूनी दे सकता है, राइट। बाकी प्रेसिडेंट का है कि क्या पता राधाकृष्णन ने किसी और ने किया हो, ऐसे फैक्ट्स मोस्टली यूपीएससी गलत करती है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एरेजन, ठीक है, एलिवेट बॉडी पेन इन्फ्लेमेशन, इमोसर्विस बॉडी, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज बाई पैथोजेंस। तो देखो ये दोनों तो सीधे सीधे काट दो, ए और सी डी स्टेटमेंट दोनों सिमिलर है, तो मतलब आंसर इन्हीं दोनों में होगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एरेजन की बात कर रहा है, यहाँ डिजीज़ की बात कर कॉज बाई पैथोजन, तो बी ऑन टी सेल है, तो जरूरी है कि वो डिजीज़ से ही प्रोटेक्ट करती होंगी, तो डी विल द करेक्ट आंसर। ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, डिजीज़ की बात कर रही है, सिर्फ इन्वायरमेंटल एलर्जन की बात कर रहा है। फिर अदर देन दोज मेड बाय द ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, गलत।
क्या पता एग्जिस्ट करते हो। सम मेटेलिक यूज इन द कॉस्मेटिक हो सकता है। सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन्स, हाँ ये भी हो सकता है। 2 and 3 विल बी द करेक्ट। फिर 99 डीएनए बार कोडिंग कैन बी ए टूल असेस द एज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। एक प्लांट और एनिमल की आप यार एज कैसे निकाल लोगे, उससे डीएनए आप पता लग सकता है ना। उस बारकोड को आपने स्कैन किया, उससे आपको डीएनए पता लग जाएगा कि कौन सी स्पीसीज़ है ये। तो पहली तो आई थिंक नहीं होगा। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, तो हाँ ये हो सकता है, दो सेम दिख रही हैं, आपने उसका डीएनए बारकोड स्कैन किया तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सी स्पीसीज़ है, हो जाएगा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड। तो डीएनए बार कोडिंग, तो आप उसका अगर बार कोड आपने स्कैन किया हुआ है तो वो प्रोसेस फूड है, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, अलग अलग डीएनए मिल रहा है, राइट। तो ये हो सकता है। आई थिंक 2 and 3 विल बी द मोर करेक्ट आंसर। 3 में से 2 की प्रॉबिलिटी होती है मोस्टली, राइट। 3 में से 2, 2 and 3। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट PYQ आया हुआ है, सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है सेम टॉपिक के साथ, ठीक है। एसिड रेन के कॉज क्या क्या हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यही दोनों होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे ही इतना अवेलेबल है, ओजोन भी अवेलेबल है, यही दोनों है जो वो थोड़ा एसिडिक इन नेचर है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 4 ओनली। तो यहाँ पे आपका ये हो गए 100 क्वेश्चन हमारे पूरे, ठीक है। तो 2022 का पेपर हमने कर लिया। अब लास्ट बचा है 2023 का पेपर, वो भी कंप्लीट कर लेंगे तो GS पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कर लेंगे CSET के जो पेपर है रिमेनिंग, ठीक है। ओके बाय।